यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ी सवाल और एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है $25 बिलियन के रक्षा सौदे को लेकर, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एमआरएफए के तहत 110 यानी कि 110 फाइटर जेट्स खरीदने को लेकर है। अब यहां पर दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत को और खास करके भारतीय वायुसेना को एमआरएफए के तहत फाइटर जेट्स की काफी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन्स लगातार कम हो रही है। ऐसे में ये जो 110 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स को थोड़ी बहुत यहां पर बढ़त दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी अनुमानित लागत करीबन $25 बिलियन है और इस डील का उद्देश्य केवल जो पुरानी फ्लीट है उनको रिप्लेस करना है, ताकि भारतीय वायुसेना की एयर सिक्योरिटी अगले कुछ डेकेड्स तक बनी रहे। चलिए ये बात बहुत अच्छी बात भी है जिसे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि $25 बिलियन इसका इन्वेस्टमेंट अगर भारत किसी और तरीके से अपने डिफेंस इंडस्ट्री में करता है या रक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए करता है, तो ये भारत एरोस्पेस क्षेत्र को एक अलग स्तर पर ले जाएगी और भारत का जो ओवरऑल नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी है वो मजबूत हो जाएगी। हालांकि यहां पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये फाइटर जेट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए। यहां पर दोस्तों मैं बिल्कुल भी इस चीज का क्रिटिक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो $25 बिलियन है उसे भारत किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है अल्टरनेटिव तौर पर, क्योंकि $25 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, आपका बड़ा पैसा जाएगा बाहर। चलिए यहां पर हम एक लॉन्ग टर्म को देखते हैं या फिर लंबी दूरी तक अपनी सोच को देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि HAL और DRDO लगातार प्रगति कर रहे हैं। ऐसे में अगर $25 बिलियन का एक बड़ा हिस्सा एडवांस फाइटर जेट्स के स्वदेशी डेवलपमेंट में रीइन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि तेजस मार्क 2, और फिर भारत AMCA के आगे के फाइटर जेट पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहां पर दोस्तों तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 पर जो काम चल रहा है उसे देखते हुए अब तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए फंडिंग की और अधिक जरूरत हो गई है, ताकि हमारा ये जो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम है उसे और स्पीड मिल सके। और इंडियन एयरफोर्स में अगर ये फाइटर जेट तेजी से शामिल होते हैं तो भारत की फाइटर जेट की जरूरतों के लिए एक घरेलू समाधान बन जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर $25 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को हम एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म फायदे हमें देखने को मिलेंगे। एमआरएफए टेंडर में शामिल किए गए जैसे फाइटर जेट्स हैं जिन्हें खरीदकर इंडियन एयरफोर्स अपनी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाना चाहती है, लेकिन दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म फायदे भारत को नहीं मिलने वाले, क्योंकि भारत अगर रक्षा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट R&D में करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फोकस पर हम बात करते हैं। अगर भारत $25 बिलियन को अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट पर लगाना चाहिए, जो कि 5वीं या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट हो, जिसमें कि स्टेल्थ, एडवांस एवियोनिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होने चाहिए। यही नहीं, इन पैसों का कुछ हिस्सा भारत अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम पर भी कर सकता है, जो कि खास तौर पर ऑटोनोमस सिस्टम्स होंगे, जो भविष्य की रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और ये गेम चेंजर भी साबित हुए। ड्रोन का इस्तेमाल न केवल निगरानी के लिए किया जा सकता है बल्कि युद्ध और टैक्टिकल मिशंस के लिए भी किया जाता है। ऐसे में अगर भारत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत को इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव रहेंगे। चलिए अब आते हैं कि अगर हम 110 फाइटर जेट को इंपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि आयात नहीं करते हैं, तो भारत $25 बिलियन का इस्तेमाल विश्व स्तरीय एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा सकता है और फैसिलिटीज को उन्नत किया जा सकता है, जिससे कि सप्लाई चेन को बढ़ाया जा सके और नए एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं उनका निर्माण करके भारत FDI को भी आकर्षित कर सकता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी। यह कदम न केवल भारत की लड़ाकू विमान उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देगा बल्कि देश को एरोस्पेस कंपोनेंट्स और जो सिस्टम्स हैं उसका एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भी स्थापित कर देगा। यही नहीं दोस्तों, भारत की जो युद्ध तत्परता है, जिसे कि हम अंग्रेजी में कॉम्बैट रेडीनेस कहते हैं, वो केवल भारतीय वायुसेना के पास मौजूद फाइटर जेट की संख्या पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसकी ऑल ओवर टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक क्षमताओं पर भी निर्भर करती है। $25 बिलियन का इस्तेमाल मिलिट्री एविएशन के अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करके भारत के अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए किया जा सकता है। अब एक चीज और यहां पर आती है, वो आती है एयर डिफेंस सिस्टम। अगर भारत $25 बिलियन का एक हिस्सा अपनी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इन्वेस्टमेंट करता है, खास करके S-400 की मिसाइलों को लेकर, जो कि सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं और ये दुश्मनों के एडवांस फाइटर जेट्स को रोक सकती हैं, तो यानी कि यहां पर भी भारत, अगर मैं कहूंगा कि और संख्या में अगर आप S-400 या तो अपने देश में बनाएं या फिर उसे खरीदें, तो इससे आपको कम से कम दुश्मनों के ऊपर एक टेक्टिकल फायदा हो जाएगा कि उसके जो विमान है वो आपके एयर स्पेस में आसानी से नहीं घुसेंगे, यानी कि भारत को हवाई खतरों से एक बड़ा बचाव मिल जाएगा। इसके बाद आता है अवॉक सिस्टम्स, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, और साथ ही टैक्टिकल UAV। इनमें अगर भारत इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत की निगरानी और जो रिकॉग्निशन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से भारत की रियल टाइम में दुश्मनों की हरकतों का पता लगाना और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता में सुधार हो जाएगा।
इस पैसे को दोस्तों हम लोग अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी लगा सकते हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के लिए सिमुलेटर्स और एडवांस फाइटर ट्रेनिंग सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत करने के लिए इस धन को लगा सकते हैं, जो कि युद्ध की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एमआरएफए टेंडर के तहत जो 110 फाइटर जेट्स की खरीद है, निसंदेह उससे भारत की या खास करके भारतीय वायुसेना की ताकत मजबूत होगी। हम इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनसे भारत इस $25 बिलियन का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है, खास करके स्वदेशी डेवलपमेंट, एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा बेड़े और टेक्निकल क्षमताओं को बढ़ाकर भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर एरोस्पेस क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि लॉन्ग टर्म में रक्षा यानी कि डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सुनिश्चित करेगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।